Hello and welcome everyone to Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav. And on today, I will discuss this questions from current affairs with the help of MCQs. We will discuss these topics from current affairs. MCQs के हेल्प से हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के. सेशन का जो डॉक्यूमेंट है ये कमेंट सेक्शन में अवेलेबल रहेगा. फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड एंड स्टडी. This is the fourth session of Pre-Secure in July. And one more session I would conduct on Wednesday, right? Coming Wednesday. उसके बाद जुलाई मंथ का जो प्री सिक्योर का कंपाइलेशन है वो कंपाइलेशन भी स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा. तो वहां से डाउनलोड करके ना तुम मंथ के एंड में फिर से रिवाइज कर सकते हो. वीकली प्री सिक्योर करवाने के पीछे भी पर्पस यही था कि आपको वीक में 2 रोज, हम वेडनेसडे और सैटरडे जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ, तो वीक में 2 रोज तुम करंट अफेयर्स को ऐसे एमसीक्यूज की हेल्प से रिवाइज करते जाओ. डेली करंट अफेयर्स तो यूट्यूब पे चल ही रहा है. सो डेली करंट अफेयर्स सेशन, वीकली प्री सिक्योर सेशन, करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशंस और फिर आसाम प्रहरी सेशन. तो ये 3 सेशन अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या बाकी कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो, करंट अफेयर्स के लिए नहीं सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो आज के हम प्री सिक्योर सेशन को कंटिन्यू करते हैं. हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे. पहला टॉपिक देखो क्या है. पहला टॉपिक है मिशन गोल्डन स्पाइस से रिलेटेड. तो मिशन गोल्डन स्पाइस से रिलेटेड ये पहला टॉपिक होगा, राइट. इट वाज मेंशन्ड इन पीआईबी, जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है. यूपीएससी में कई क्वेश्चंस पीआईबी से आते हैं, बाकी एग्जामिनेशंस में भी. तो पीआईबी में हमने एक अपडेट देखा कि अच्छा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने गोल्डन स्पाइस का एक मिशन लॉन्च किया. किसके लिए लॉन्च किया मिशन? तो मेघालय में जो एक टर्मरिक की वेराइटी मिलती है ना, लाकडोंग टर्मरिक वेराइटी, ये टर्मरिक वेराइटी के प्रोडक्शन और साथ ही साथ इसके जो भी हमारे फार्मर्स हैं, जो लोग इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, उनको और ज्यादा फायदा हो सके. इस टर्मरिक के अपने यूनिक प्रॉपर्टीज हैं वो लोगों तक पहुंच सके. जीआई टैग्ड प्रोडक्ट भी है. तो इन सारी चीजों को और बढ़ावा देने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया. अब इस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. अब मैं प्री सिक्योर में क्या कर रहा हूं, लास्ट सेशन में भी तुमने देखा होगा, पहले मैं मिशन गोल्डन स्पाइस को पूरा डिस्कस करूंगा. उसके बाद ना तुम खुद क्वेश्चन को ओपन करके डॉक्यूमेंट में जाकर देखना कि अच्छा मेरे से ये क्वेश्चन अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है. ठीक है, हालांकि आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आप उस पर मत ध्यान दीजिए. आप पहले इस सेशन को, इस डिस्कशन को अटेंड कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन ओपन कीजिए और एक एक करके क्वेश्चन को बनाते जाइए खुद से, राइट. तो डे टू डे खुद आज वाला भी ना एक बढ़िया रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन बनाने से. तो मिशन गोल्डन स्पाइस. अब मिशन गोल्डन स्पाइस के इंट्रोडक्शन में ही हमने देख लिया कि ये जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है. कहाँ का जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है? मेघालय का जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है ना. लाकडोंग टर्मरिक हम इसको बोलते हैं, मेघालय का जीआई टैग प्रोडक्ट, जिसमें काफी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है. उस पर भी मैं आऊंगा. बढ़िया अच्छा बजटरी एलोकेशन हुआ है 2025-30 के लिए, क्या 175.45 करोड़ का. ये फैक्ट्स एग्जैक्टली नहीं भी याद रहे तो अब जैसे सपोज मान लो कि कोई स्टूडेंट मेघालय पीसीएस का तैयारी कर रहा है या बाकी स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कोई, तो आप वहां पे ना एग्जैक्ट ये फिगर नहीं डालोगे चलेगा, इट्स फाइन. एटलीस्ट आप डाल सकते हो कि आप बजटरी एलोकेशन ऑफ अराउंड 200 करोड़. तो मेंस में ना कभी लिखने के काम आएगा कि किस तरह से जीआई टैग प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाता है मिशन गोल्डन स्पाइस का एग्जांपल देते हुए. ये एक अच्छा वैल्यू एडिशन हो जाएगा मेंस के लिए. ठीक है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करवाया जाएगा? तो 2 फेज में इंप्लीमेंट करवाने का टारगेट रखा गया है. फेज 1 जो है ना, वो वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग करवाई जाएगी. वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोल्ड स्टोरेज सेटअप करेंगे, है ना. हम सपोज जो किसी फार्म में, किसी फील्ड में एक हमारा जो फार्मर है वो इस टर्मरिक को प्रोड्यूस कर रहा है, वो फील्ड से लेकर कस्टमर तक पहुंचे, इस वैल्यू चेन मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा फेज 1 में. और फेज 2 में टारगेट रखा गया है इसके प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने का, स्केल अप करने का, प्रोडक्शन साथ ही साथ इसके सेल का. तो 2 फेज में हम मिशन गोल्डन स्पाइस को एग्जीक्यूट करेंगे 2025 से 30 के बीच में. कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है? प्रीलिम्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, हमें भी मालूम रहना चाहिए. तो MDONER मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी. साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अपेडा, स्पाइस बोर्ड, इन सबके साथ मिलकर ये काम को किया जाएगा. अब जरा हम इस टर्मरिक की बात कर लें कि क्या ये टर्मरिक है. तो इस टर्मरिक के तुम जब फीचर्स देखोगे, इस टर्मरिक के फीचर्स, तो टर्मरिक के फीचर्स के लिए देखो यहां पर हम आते हैं, क्या क्या हमें फीचर्स याद रखना है.
सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल ओरिजिन, जयंतिया हिल्स में इसका काफी प्रोडक्शन होता है मेघालय में। उसके बाहर भी जयंतिया के अलावा गारो खासी रीजन्स में भी आप इसका प्रोडक्शन देख सकते हो, नो इशू विद दैट। प्रॉपर्टी की बात करें टर्मरिक का, तो काफी डार्क कलर का होता है, यूज भी किया होगा कई लोगों ने, है ना। एक बड़ा अच्छा एरोमा रहता है, किसी भी टाइप का केमिकल यूज नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक मैनर में प्रोड्यूस किया जाता है इसको। और ये जो टर्मरिक है, इस टर्मरिक में कर्क्यूमिन का जो परसेंटेज है ना, कर्क्यूमिन परसेंटेज वो काफी हाई रहता है। ये टर्म आप याद रखिएगा, द कर्क्यूमिन परसेंटेज इन द टर्मरिक, राइट। दिस कर्क्यूमिन कंटेंट, ये जो केमिकल कंटेंट है कर्क्यूमिन, ये काफी चीजों के लिए जरूरी है। हार्ट हेल्थ के लिए हेल्प करता है। हार्ट हेल्थ के अलावा जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं टर्मरिक में, वो भी कर्क्यूमिन की वजह से आती है। तो हमारे मेघालय में ये जो लॉकडाउन में जो टर्मरिक का प्रोडक्शन हो रहा है, हल्दी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कर्क्यूमिन का कंटेंट ज्यादा है। इससे फायदा क्या होगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उस टर्मरिक को कंज्यूम करने में लोगों के पास ज्यादा अच्छी रहेंगी, है ना, हार्ट के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो 2024 में इसको जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। ये ईयर याद रखना है आपको प्रीलिम्स के लिए, ठीक। बाकी इनकम एनहेंसमेंट के लिए स्केल अप कल्टीवेशन कैसे करेंगे, विमेंस को कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा, ये भी नॉर्मल पॉइंट्स हैं, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चले। अब जब ये एक्सप्लेनेशन हो गया ना, उसके बाद अब तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, डॉक्यूमेंट ओपन करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सही बन रहा है कि नहीं। आंसर वहां पे लिखा हुआ है, मैच कर सकते हो। दूसरा है आईएमएफ से रिलेटेड। आईएमएफ का भी एक इंटरिम रिपोर्ट कह लो, एक इंटरिम रिपोर्ट आया है, जिसमें आईएमएफ ने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी जो है ना, इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है ना। 6.4% जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए प्रोजेक्ट किया है आईएमएफ ने। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ हम आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। आईएमएफ का ये कौन सा रिपोर्ट था, या आईएमएफ और बाकी कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है। जैसे यहाँ तुम देख सकते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो आईएमएफ ना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश करने का काम करता है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कितने बार किए जाते हैं, कब किए जाते हैं साल में, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। फिर इस पर बेस्ट क्वेश्चन तुम आकर सॉल्व कर लोगे, राइट। चलिए आईएमएफ की हम बात करें तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों में एक अच्छा रिलेशन है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। क्यों? क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है ना, आज हम आईएमएफ के बारे में पढ़ रहे हैं, बट वर्ल्ड बैंक के लिए भी हम याद रखेंगे कि इन दोनों को ना ब्रेटन ट्विंस बुलाया जाता है, ब्रेटन वुड ट्विंस बुलाया जाता है। वाई ब्रेटन वुड ट्विंस? क्योंकि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो रहा था और अब धीरे धीरे दुनिया स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही थी 1944 में, तभी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है न्यू हैम्पशायर यूएसए में। वर्ल्ड वॉर 2 अब खत्म होने के कगार पर था, 1945 में खत्म हो जाएगा। तो तभी एक कॉन्फ्रेंस होता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जिसमें वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाएगा इस पे चर्चा होती है। और उसी से निकलकर दो बॉडी बनते हैं, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द ब्रेटन वुड ट्विंस, है ना। ये चीज भी एक याद रखेंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में ये हेडक्वार्टर है इसका, आईएमएफ का। और ये ना लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में जाना जाता है। इंडिया में अगर हम बोले तो इंडिया में लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन है बैंकर्स के लिए? बैंक के लिए आरबीआई। कि अगर सपोज मान लो किसी बैंक के पास कुछ पैसा नहीं बचेगा तो वो ना आरबीआई का दरवाजा खटखटा सकती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को सेल करके वहां से पैसा ला सकती है, लोन लेके ला सकती है, या बाकी किसी मेजर से। तो वर्ल्ड के लिए अगर हम बात करें कि कोई देश है जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस स्टार्ट हो रहा है, मतलब उस देश के पास अब इतनी फॉरेन करेंसी नहीं बची है, डॉलर नहीं बचा या बाकी फॉरेन करेंसी नहीं बची है कि अब वो देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके जो भी नेसेसरी चीजें हैं उसका, तो उस केस में वो कंट्री कहा जा सकता है आईएमएफ के पास कि साहब हमको आपसे जरूरत है, हेल्प की जरूरत है। आईएमएफ वहां पे उनके लिए लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह एक्ट करेगा। कौन सी करेंसी में आईएमएफ ऑपरेट करता है? तो आईएमएफ के हम ऑपरेट की बात करें ना, तो इट ऑपरेट्स अंडर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में ऑपरेट करता है। और ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, ये एक्चुअली में एक बकेट है जिसमें यूएस डॉलर, जापानीज येन, चाइनीज रेनबी, यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड, ये सारे काउंट होते हैं। इंडियन रुपीज आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स वाले बकेट का पार्ट नहीं है, ये चीज याद रखना, है ना। सो आईएमएफ वुड डील विथ आईएमएफ deals in special drawing rights and this special drawing rights composes these currencies। कौन कौन से करेंसी है ध्यान रखना है, इंडियन रुपी नहीं है। हालांकि इंडिया आईएमएफ से लोन ले सकता है इन्हीं करेंसीज के हेल्प से, ठीक है। फ्लैगशिप रिपोर्ट की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसका है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिजिकल मॉनिटर, राइट, एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट।
आज जो हम न्यूज में बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जिसको बाई एनुअली पब्लिश किया जाता है, साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है, एक अप्रैल के महीने में, एक अक्टूबर के महीने में। तो तुम बोलोगे सर अभी ना तो अप्रैल है ना अक्टूबर है, अभी तो जुलाई है। तो हाँ बाबू, एक्चुअली अप्रैल का जो रिपोर्ट है ना उसके लिए इंटरिम अपडेट जनवरी में आ जाती है, और अक्टूबर की रिपोर्ट के लिए इंटरिम अपडेट जुलाई में आ जाती है। साल में 2 बार वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आएगा, अप्रैल एंड अक्टूबर। बट उसके अलावा उसके पहले 2 इंटरिम रिपोर्ट भी आते हैं, जनवरी एंड साथ ही साथ जुलाई में। तो अभी जुलाई के महीने में इंटरिम अपडेट आया जहां पर इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दिखाया जा रहा है। ये चीज भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बनाने के काम आएगा और इस न्यूज को समझने के। चलिए अब हम जरा देखें कि क्या इस रिपोर्ट में आया, इंटरिम रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के, है ना, जुलाई में इंटरिम रिपोर्ट आता है। तो तुम इस फिगर से भी देख सकते हो कि इंडिया जो है 6.4% के ग्रोथ से इंक्रीज आगे बढ़ रहा है। बाकी वर्ल्ड में ग्रोथ रेट कम दिखाया जा रहा है, यूएस का भी कम है, चाइना का ठीक ठाक है ना, और बाकी नेशंस का अलग अलग ग्रोथ से दिखाया गया। तो ग्लोबली इंडिया फास्टेस्ट रेट में ग्रो कर रहा है, 6.4% के रेट से इंडिया ग्रो कर रहा है, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है। इंटरिम रिपोर्ट जुलाई में पब्लिश किया गया, जिसमें कि देखा गया कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इन सब में काफी बढ़िया अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, दैट्स गुड। ये अब लोगों के पॉकेट तक भी कन्वर्ट हो ये ग्रोथ, तब जाकर कुछ फायदा होगा। अब तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बाद में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किस पर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द हिंदू का एक रिपोर्ट था, जहां पे हमने देखा कि जेनेटिक एनालिसिस स्टार्ट किया जाएगा असम में राइनोज को लेकर। राइनोज के हम हॉर्न्स को लेकर जेनेटिक एनालिसिस करेंगे, जिससे उनके पोचिंग को रोका जाएगा, साथ ही साथ उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स और बढ़िया हो सकेंगे। और जब राइनो का कंजर्वेशन होगा ना, तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लासेस में मैंने तुमको एक टर्म पढ़ाया है, अम्ब्रेला स्पीसीज। जैसे हम जब छाता अम्ब्रेला ओपन करते हैं तो सिर्फ जो अम्ब्रेला को होल्ड कर रहा है, सिर्फ वो धूप या बारिश से नहीं बचता है, उसके आसपास के जगह पे या उसके नीचे और बाकी लोग खड़े हैं वो भी बच जाएंगे। उसी तरह से ये जो हमारा राइनो हो, ये अम्ब्रेला स्पीसीज है। इसके कंजर्वेशन एफर्ट से बाकी स्पीसीज का भी कंजर्वेशन साथ में हो सकता है। की स्टोन स्पीसीज में भी अम्ब्रेला बोल रहे हैं, राइनो को काउंट किया जाता है। मीन्स दे आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब हम राइनो की बात करें, यहाँ राइनो हॉर्न सैंपल्स की बात होगी, यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ राइनो के अलावा जो बाकी भी स्पीसीज यहाँ पर मिलते हैं, जैसे पिग्मी हॉग, तो पिग्मी हॉग के भी कंजर्वेशन की बात है, हम पिग्मी हॉग के भी बारे में पढ़ेंगे, है ना। इवन बर्ड्स के भी कंजर्वेशन के बारे में अभी डिस्कस किया गया था। हम सबसे पहले इस न्यूज के अकॉर्डिंग आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ के बारे में। सबसे पहले एक प्रोग्राम देखेंगे, रोडीज इंडिया प्रोग्राम। रोडीज नाम का एक आता था एक शो, वो शो तो तुम लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा। हम यहाँ पर एक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, रोडीज, RHODIS, रोडीज इंडिया प्रोग्राम। और ये जो रोडीज इंडिया प्रोग्राम है गाइज, ये रोडीज इंडिया प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? राइनोज से रिलेटेड है, इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड है, पोचिंग को कंट्रोल करने से रिलेटेड है। यहाँ पे राइनोज के हॉर्न्स जो हैं उनका हम डीएनए एनालिसिस करेंगे, जेनेटिक एनालिसिस करेंगे। किसके हेल्प से करेंगे भाई? आसाम से कलेक्ट किया जाएगा इन राइनोज के हॉर्न को एट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर रोडीज इंडिया प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, जो कि डीएनए एनालिसिस, जेनेटिक एनालिसिस करने का काम करेगा। ठीक है, इसके लिए एक फॉरेंसिक टूल डेवलप किया गया है, जिसका नाम रखा गया है राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम, है ना। राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम मतलब रोडीज सिस्टम। इसी फॉरेंसिक टूल से इनके हॉर्न्स को स्टडी किया जाएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इनके राइनोज के हॉर्न स्टडी किए जाएंगे। कब लॉन्च किया गया था? तो एक्चुअली में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2016 में, मतलब पहले का है, अभी फिर से न्यूज में आया है, बट इंपॉर्टेंट है। इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री आएगी ही, और उसके साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी बात हमने की कि यहाँ जेनेटिक एनालिसिस होगा। और अगर हम ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF के साथ कोलैबोरेट करके हम इस प्रोग्राम को, रोडीज इंडिया प्रोग्राम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवाएंगे। राइट, कोर ऑब्जेक्टिव है वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना, राइनोज के नंबर को और इंक्रीज करना, पोचिंग खत्म करना, कंजर्वेशन करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव रहा। जेनेटिक टेक्निक तो मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। और हम देखते हैं, फिर क्वेश्चन तुम बाद में अटेम्प्ट करोगे कि और हमें क्या जानना है। जैसे आप यहाँ पे एक राइनो को देख सकते हो, नहीं आप काजीरंगा, मानस, पवित्रा गए होगे तो वहां भी आपको राइनोज दिखे होंगे सफारी करने के ड्यूरेशन में। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज राइनो के बारे में कि IUCN में उसका क्या स्टेटस है। सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को जब भी कोई जानवर, कोई पक्षी दिखे, कोई नई स्पीसीज दिखे, है ना, या पुरानी स्पीसीज भी दिखे, तो उसका सबसे पहला काम उसका फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे लगाना नहीं है।
इंस्टाग्राम पे फोटो लगाने का काम बच्चे करते हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट उसका फोटो खींच के उसका IUCN स्टेटस याद करते हैं। तो जो हमारा वन हॉर्न राइनो है, इसका IUCN स्टेटस क्या है? रेड लिस्ट में वल्नरेबल, वल्नरेबल है, मतलब कंजर्वेशन एफर्ट इसका अभी सही जगह पर है, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं पहुंचा है। साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको मिलता है। किसी भी टाइप का इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड अलाउड नहीं है, कॉमर्शियल ट्रेड नहीं अलाउड है, अच्छी बात है, कंजर्वेशन के लिए जरूरी है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स 1 में है, राइट। और IUCN के लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में ही आता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो असम होल्ड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ राइनोज, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। 80% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन असम में है ना, राइट। इंडो नेपाल तेराई रीजन में भी आपको बाकी मिलेंगे, और कंजर्वेशन के लिए काजीरंगा, पोबित्रा, मानस जैसे मैंने बताया, उसके साथ साथ जल्दापारा, गौरमुरा, दुधवा, इन सारे रीजन्स में भी राइनोज के नंबर पाए जाते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट से पिछले कुछ सालों में राइनोज के नंबर इंक्रीज हुए हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, अच्छी बात है। अब जैसा मैंने बोला कि राइनोज के साथ साथ इस रोडीज प्रोग्राम में हम बाकी स्पीसीज की भी बात करने वाले हैं। यहां पर हमारा आ गया क्यूट सा दिखने वाला एक स्पीसीज, और कौन? पिग्मी हॉग। तो जैसा मैंने बोला कि जैसे ही कोई स्पीसीज दिखेगा हम उसका IUCN स्टेटस पे चले जाएंगे। तो पिग्मी हॉग के IUCN स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको IUCN ने क्लासिफाई किया है। भारत में इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 में रखते हैं, ठीक ना। अभी रिसेंटली जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसके स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई। अभी रिसेंटली एनवायरनमेंट के क्लासेस में मैंने तुम्हें ये बात पढ़ाई है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है, उसके वो जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, उसके जो मेन गवर्निंग बॉडी है, मेन गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन कौन होता है बाबू? आदरणीय प्रधानमंत्री, है ना, जो रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बट उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री साहब के पास काफी काम है, दैट्स वाई एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो होते हैं, है ना। अभी कौन है यूनियन मिनिस्टर, वो तुम ढूंढना और मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में। तो पिग्मी हॉग का भी कंजर्वेशन इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर किया जाएगा। स्पेशली स्पेसी रिकवरी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है कि जहाँ पर राइनो का कंजर्वेशन हो रहा है, उसी इकोसिस्टम में पिग्मी हॉग भी सर्वाइव कर सकते हैं, इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स भी चलाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अब हमारा है, रक्षा मंत्री ने अभी रिसेंटली एक ट्राई सर्विसेज, यहां जरा देखिए क्या लिखा गया है, ट्राई सर्विसेज, फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज ऑल वीमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन। मतलब इंडियन नेवी, इंडियन आर्म फोर्सेस में जो 3 विंग है, इंडियन नेवी के साथ साथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इन सब के ऑल वीमेन एक ग्रुप को पूरे जो ग्लोब है ना, उसके सर्कम नेविगेशन के लिए यहां से भेजा रक्षा मंत्री ने, है ना। इस प्रोग्राम का क्या नाम रखा गया, हमें वो भी देखना है। देखो यहाँ प्रोग्राम का नाम रखा गया है समुद्र प्रदक्षिणा। समुद्र प्रदक्षिणा, जैसे पूजा के बाद हिंदुइज्म में एक प्रथा है कि भगवान के चारों तरफ एक चक्कर लगाया जाता है, प्रदक्षिणा लगाया जाता है। तो इंडिया के ये ट्राई सर्विसेज की ये जो विमेन है, ये समुद्र के रास्ते प्रदक्षिणा करने निकलेंगी अर्थ की, ठीक है। क्या यूज करते हुए जाएंगी? IASB त्रिवेणी को लेकर, IASB त्रिवेणी को लेकर। वैसे समुद्र प्रदक्षिणा हो रही है बट ट्राई सर्विसेज है, ये चीजें हमें याद रखनी है। और इससे रिलेटेड फिर कुछ और भी पॉइंट्स होंगे, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन तुम फिर अटेम्प्ट करोगे। तो समुद्र प्रदक्षिणा की इंडिया का पहला ट्राई सर्विसेज ऑल वीमेन ग्रुप है जो समुद्र के रास्ते अर्थ की प्रदक्षिणा करने जाएगा, है ना। इसमें जो हम व्हीकल भी जो यूज कर रहे हैं, जो वेसल यूज कर रहे हैं, वो वेसल भी कंप्लीटली इंडिजीनियसली बिल्ट है ना। दैट्स वाई ये आत्मनिर्भर भारत को भी दिखा रहा है कि इंडिया इंडिजीनियसली भी ऐसे वेसल डेवलप कर सकता है जिससे कि सर्कम नेविगेशन ग्लोब का अर्थ का किया जा सके समुद्र के रास्ते, है ना। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, राइट। IASB त्रिवेणी नाम का ये हमारा व्हीकल है, वेसल है, IASB त्रिवेणी, इंडिजीनियसली बिल्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। 314 डेज का ये वॉयज होगा, मतलब लगभग 1 साल का टाइम लगने वाला है। इसमें डिफरेंट मेरिडियंस को क्रॉस किया जाएगा। जितने भी मेरिडियंस है सारे मेरिडियंस क्रॉस होंगे। इक्वेटर को एटलीस्ट 2 बार तो जरूर क्रॉस किया जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन भी क्रॉस होगा। मतलब मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, जैसे केप ल्यूविन है, केप हॉर्न है, केप ऑफ गुड होप है, ये तुम मैप ओपन करके, वर्ल्ड मैप ओपन करके देख सकते हो। वो सारे प्लेसेस को नेविगेट करने का काम हमारी ये जो समुद्र प्रदक्षिणा की जो टीम है वो करने वाली है। ऑल वीमेन टीम, समुद्र प्रदक्षिणा की टीम।
जिसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे ये केप हॉर्न। तो यहाँ पे ना केप हॉर्न लोकेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है कि यहाँ पे एक्चुअली में ना जब एक्सपीडिशन पे लोग जाते हैं तो उनको काफी ज्यादा टर्बुलेंट फेस करना पड़ता है, काफी तकलीफ फेस करनी पड़ती है। इसलिए जो लोग सक्सेसफुली ये नेविगेशन कंप्लीट कर लेते हैं वो अपने आप को केप हॉर्नर्स का एक टाइटल देते हैं कि हम केप हॉर्नर्स हैं, जिसने केप हॉर्न को नेविगेट कर लिया। यहाँ पे समुद्र बड़ा डिस्टर्ब रहता है। ओडिसी मूवी अभी चल रही है ना, ओडिसी, ओडिसी में ओडिसियस बेचारा समंदर में फंस गया था, वैसे ही लोग यहाँ फंस जाते हैं। तो जो लोग क्लियर कर लेते हैं वो अपने आप को ओडिसियस नहीं क्या बुलाते हैं, केप हॉर्नर्स बुलाते हैं। तो वर्ल्ड मैप ओपन करके आप जरा इन पॉइंट्स को भी देखा कीजिए, है ना, रेफरेंस के लिए तो हमने यहाँ अटैच कर दिया है। और फिर बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट बेस्ड। ट्राई करोगे कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? आंसर तो मेंशन है ही, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से रिलेटेड। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी न्यूज में आया, और साथ ही साथ क्या न्यूज में आया, कावल रिजर्व। हमें ये मालूम करना है सबसे पहले कि कावल रिजर्व कहाँ पर है। हैदराबाद का नाम दिख रहा है तो अच्छा, कावल रिजर्व तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के रीजन में होगा। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले कावल रिजर्व पर आते हैं। थोड़ा सा हम जल पी लें जब तक तुम इसे पढ़ो। कावल टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है गाइज? तेलंगाना में लोकेटेड है कावल टाइगर रिजर्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने, बाकी स्टेट पीसीएस ने कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं, एक टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क और उसका लोकेशन। तो कावल टाइगर रिजर्व कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना में ऑब्वियसली सह्याद्री माउंटेन रेंजेस का जो एक्सटेंशन है यहीं पर मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको प्रीलिम्स में बड़ी हेल्प करेगी कि कावल टाइगर रिजर्व जो है ना, उसका लिंकेज तादोबा, जो तादोबा अंधेरी महाराष्ट्र में जो प्रोटेक्टेड रीजन है, और जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, इससे भी ये कनेक्टेड है। क्योंकि जब तुम इंडिया का मैप देखोगे तो तुमको महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ये ना लगभग बॉर्डर शेयर करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे कावल टाइगर रिजर्व हमारा ये ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के साथ और साथ ही साथ इंद्रावती टाइगर रिजर्व के साथ भी अपना ना एक्चुअली एक कनेक्शन शेयर करता है कि टाइगर्स यहाँ से यहाँ ऐसे ना रोम कर सकते हैं, जैसे कि टाइगर्स के नंबर अच्छा है, यहाँ पर उनको सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साथ ही साथ कुछ जो रिवर्स हैं उनका भी कैचमेंट एरिया इस रीजन में पड़ता है, गोदावरी एंड बाकी अदर्स रिवर्स भी हैं। वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पर है। अच्छा है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ही आपको इस रीजन में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं मिलने वाले, डेसिडुअस फॉरेस्ट जो साल के फिक्स टाइम में अपना पत्ता नीचे गिराने का काम करते हैं, पर्णपाती वन जिनको बुलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कावल टाइगर रिजर्व के बारे में। फिर हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बात करें तो एनटीसीए एक स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है जिसका फॉर्मेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर वर्क करता है। 2005 में एनटीसीए को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया था, इस वजह से सो दैट टाइगर कंजर्वेशन का जो एफर्ट है वो बढ़िया हो सके। टाइगर एपेक्स प्रेडेटर वाले ट्रॉपिक लेवल पे काउंट होता है और उसके कंजर्वेशन से पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट हो सकता है। तो इन सब चीज को ध्यान में रखकर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया। ये सब भी याद रखना है कि कौन सी अथॉरिटी किस एक्ट के अंदर बनी है। जैसे कल टेस्ट में हमने डिस्कस किया था कि इको सेंसिटिव जोन या जिसको हम इको फ्रेजाइल जोन भी बनाते हैं, वो कौन से एक्ट के अंदर फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है किसके अंदर? वो फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, नहीं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन या टाइगर सेंसस करने का काम भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करता है। कभी हम लोग नेशनल टाइगर सेंसस की भी बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स के ऊपर है। निफ्टी 500, जब भी निफ्टी टर्म आता है तो एक लेमैन भी बोलता है करे जरूर ये शेयर मार्केट की बात होगी, बट निफ्टी 500 अहिंसा क्या है भैया? तो बाबू भैया यहाँ पर निफ्टी 500 अहिंसा एक्चुअली में ये भी ठीक है, स्टॉक से ही रिलेटेड है, एनएससी का ही पार्ट है, बट यहाँ पे उन स्टॉक्स को लिस्ट किया जाएगा जो कि एक्चुअली में ना एनिमल्स के ऊपर किसी भी टाइप का क्रूएलिटी नहीं करते हैं। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री होगी जहां पे किसी भी टाइप की क्रूएलिटी नहीं होगी? इवन डेयरी इंडस्ट्री भी इसमें नहीं काउंट होगी ना बाबू, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री में भी अब एनिमल्स ऑब्वियसली, कुछ लोग होते हैं ना आजकल, क्या बोलते हैं वो लोग अपने आप को, वेजिटेरियन के बाद का भी एक कैटेगरी आया है ना, जो दूध भी नहीं कंज्यूम करने का काम करते हैं। तो वहां पर भी माना जाता है कि नहीं, दूध भी एनिमल से एक्सट्रैक्ट करना, उसमें भी क्रूएलिटी है। सर्विस सेक्टर वगैरह इसमें काफी काउंट होता है अहिंसा सेक्टर में। तो ये जो हमारा एनएसी
सॉरी, निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स है, ये एनएसी का ही एक इंडेक्स है जहां पे वैसी इंडस्ट्रीज को, वैसी कंपनीज को काउंट किया जाएगा जो कंप्लीटली नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पर वर्क कर रही है ना, कंप्लीटली नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स पर। तो हमारा जो सर्विस सेक्टर हो जाएगा, देखो यहाँ पे ना 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन में डिवाइड करते हैं। तो जो रेड हो गया उसको तो भाई रोक दिया गया कि भाई तुम जो हो ना, तुम डायरेक्टली एनिमल्स को हार्म पहुंचा रहे हो। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, मीट इंडस्ट्री है, अब मीट खाने वाले लोग और अंडा मछली खाने वाले लोग संडे हो और मंडे और रोज खाए अंडे, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, वो तो भाई रेड वाले कैटेगरी में उनकी इंडस्ट्री कैटेगराइज हो जाएगी। तो निफ्टी 500 अहिंसा में तो वैसे भी काउंट नहीं हो रही इंडस्ट्री। ऑरेंज क्या होगा, जो कि एक्चुअली में एनिमल न्यूट्रल रहता है, बट फिर भी हो सकता है कि एनिमल के प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज हो सके, जैसे मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर काउंट होगी, ऑरेंज बेस्ड इंडस्ट्री में काउंट हो सकती है, ठीक ना। मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री रेड में भी काउंट की जाती है कई बार, कि एनिमल्स को ज्यादा हानि पहुंचाने के वजह से उसको रेड में भी काउंट करते हैं। लेदर इंडस्ट्री ऑब्वियसली रेड में ही काउंट होगी क्योंकि एनिमल स्किन से बन रही है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दो, जैसे ये घी मेकिंग इंडस्ट्री है, घी होता है ना देसी घी, हनी मेकिंग इंडस्ट्री है, इसको हम ऑरेंज में काउंट कर सकते हैं कि जहाँ पे एनुअल क्रुएलिटी बहुत कम है। और ग्रीन जहाँ पे एक्चुअली में एनुअल क्रुएलिटी नहीं होती है, जैसे सॉफ्टवेयर एंड आईटी सेक्टर। अब एक आईटी कंपनी है, वहाँ पे कौन सा लोग गाय लाकर बांधेंगे और गाय को किसी टाइप का नुकसान होगा या भैंस को कोई नुकसान होगा नहीं ना। तो इस तरह से ये 3 कैटेगराइजेशन होगा। और ये जो ग्रीन इंडस्ट्री होंगी ना, इन्हीं ग्रीन इंडस्ट्री के ऊपर वो जो हमारा निफ्टी 500 अहिंसा बॉन्ड है उसकी लिस्टिंग की जाएगी, ग्रीन बेस्ड इंडस्ट्री की, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना इसके बेसिस पर। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इस बेंचमार्क का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस बेंचमार्क का, ये जो निफ्टी 500 अहिंसा की हम बात कर रहे हैं, अहिंसा इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम इको एनवायरमेंटली सोशली एंड गवर्न ESG जो क्लासिफिकेशन है, कि हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, हम एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस की बात करेंगे कि किस तरह से कार्बन एमिशन कंट्रोल किया जा सकता है या एनिमल क्रुएलिटी कंट्रोल की जाएगी। पासिव इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा, पासिव इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम। अब ये पासिव इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम किस चीज पर बेस्ड होगा, एथिकल इन्वेस्टिंग पर बेस्ड होगा, कि ऐसे इंडस्ट्री में लोग इन्वेस्ट करेंगे जो एनिमल क्रुएलिटी नहीं कर रहे हैं, तो लोगों के लिए एथिकल इन्वेस्टमेंट हो गया। डेमोग्राफिक अलाइनमेंट भी चेक किया जाएगा कि जो लोग हैं उनका निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स के अकॉर्डिंग लोग इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, सपोज यूथ इन्वेस्ट कर रहा है, अब यूथ की तो आजकल काफी वैल्यू है ना, यूथ के प्रेशर से देखो इस्तीफे तक हो रहे हैं वहां पर केंद्र सरकार में, नहीं तो यूथ जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो कैसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहेगा, सस्टेनेबल इंडस्ट्री में जहां एनिमल क्रुएलिटी नहीं है, या जितना हो सके उसको कम करने का प्रयास किया जाए, ये प्रयास होगा। इन सब के वजह से ये जो हमारा निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स है वो काफी जरूरी है, ठीक है, जिसमें कंपनी को इन 3 कैटेगरी में, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड में कैटेगराइज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, NAM। NAM है न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजीज, न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजी। यहाँ पर फिर से एनुअल की बात हो गई, कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है। अभी हम निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स की बात कर रहे थे और फिर से न्यू हमारा एक मेथोडोलॉजी है, NAM मेथोडोलॉजी, न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजी। यहाँ पर भी एनिमल क्रुएलिटी कंट्रोल की जाएगी। और ये किस चीज से रिलेटेड होगा, ये ड्रग टेस्ट से रिलेटेड होगा। तुमने फिल्मों में देखा होगा कि ड्रग टेस्ट करने के लिए जानवरों पे किया जाता था, और कभी कभी उसी ड्रग टेस्ट से जानवरों के ऊपर या बाकी स्पीसीज के ऊपर ड्रग टेस्ट करने से स्पाइडर ऐसा निकल जाता था कि वो एक स्पाइडरमैन वाला है ना, कि स्पाइडरमैन निकल गया और स्पाइडर वो काट रहा है, उससे स्पाइडरमैन बन रहे हैं, कई ऐसे हमने देखे हैं दिक्कतें। तो वही यहाँ पर एनिमल्स के ऊपर किसी भी टाइप का ऐसा ड्रग टेस्ट ना हो, एनिमल्स को हार्म नहीं हो, ये इस मेथोडोलॉजी में ट्राई किया जाएगा। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन तुम लोग खुद से अटेम्प्ट करोगे। नाउ क्या नाम रखा गया है, न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजी। तो ये जो न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजी है ना, ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार हो रहा है, इंडिया अब इसको सक्सेसफुली अडॉप्ट कर रहा है। कई देशों ने न्यू मेथड, जो न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजी है, NAM है, उसको अडॉप्ट किया है और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी किया है कई डेवलप्ड नेशंस में भी, जहां पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज काफी अच्छा काम कर रही थी। यहाँ पे किसी भी लाइव एनिमल के ऊपर कोई भी टेस्टिंग नहीं की जाती है। एंड इंडिया भी अब अपना जो रूल्स है 2023 का, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल अमेंड करके वहाँ पे इसी न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजी को यूज करने का काम करेगा। तो हमारा ग्लोबल अलाइनमेंट भी हो रहा है, कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो रही है, बायोलॉजिकल प्रिसीजन भी अच्छा होगा। देखो अब ये बायोलॉजिकल प्रिसीजन क्या है, ये एक स्टडी में देखा गया, एक रिसर्च में देखा गया कि एनिमल्स के ऊपर स्टडी करने से ना प्रिसीजन नहीं मिलता था। एक्चुअली में ह्यूमन को जो तकलीफ है
वो हम एनिमल्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, कई बार वो एक्सपेरिमेंट सिर्फ देखने को होते थे, उसका कोई एक्चुअल फायदा नहीं मिलता था, जो कि जीका वायरस के केस में देखा गया कि जीका वायरस के केस में हम एनिमल्स के ऊपर कितना भी स्टडी कर ले, हमें कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था। सो वहां पर ये जो न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजी है वो प्रिसीजन देने का काम करेगा, हमें सही रिजल्ट देने का काम करेगा। एनिमल्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते थे उसका सक्सेस रेट 10 से 14% होता था। एनएएम जो न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजी है, यहाँ पे सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंस होंगे। अब ये जो सिग्निफिकेंस होंगे और ये जो हमारा न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजी ये किया कैसे जाएगा, तो एक चिप एक्चुअली लिया जाएगा। इस फिगर को देखो, यहां से समझ में आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। एक चिप को एक्चुअली में ह्यूमन ऑर्गन की तरह डेवलप किया जाएगा। तो ह्यूमन ऑर्गन की तरह हम एक चिप को कैसे डेवलप करेंगे? वी कैन यूज द ब्लड सैंपल्स, हम ब्लड सैंपल्स यूज कर सकते हैं, या बाकी बायोलॉजिकल सैंपल्स को उस चिप पर प्लेस करके फिर कंप्यूटर्स के हेल्प से, एआई के हेल्प से फिर वहां टेस्टिंग की जाएगी। यहाँ पर किसी भी एनिमल का हार्म नहीं हुआ और डायरेक्टली ह्यूमन जो बॉडी के पार्ट्स, जो ह्यूमन बॉडी में सपोज ब्लड है या बाकी जो स्पेसिमेंस हैं उसके ऊपर ही टेस्टिंग की गई, जिससे एक्यूरेसी रेट काफी बढ़ जाता है। ये हमारा न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजी है। आपको पूरे इसके डिटेल नहीं याद रखने हैं, वो डॉक्टर्स रिसर्चर्स याद रखेंगे। तुम ये याद रखना कि यहाँ एनिमल्स नहीं, ह्यूमन पर भी नहीं, बस ह्यूमन का ब्लड सैंपल लेकर या बाकी सैंपल लेकर, सलीवा सैंपल लेकर इस पे स्टडी की जाएगी। ठीक है, ये उसके एथिकल एंगल्स हो गए। एनिमल सफरिंग नहीं होगा। इमैनुअल कांत की जो फिलोसफी थी, इमैनुअल कांत के बारे में तुमने फिलोसफी की क्लासेस में या पीएसआईआर की क्लासेस में या बाकी हो सकता है कॉलेज में पढ़ा होगा कि वो फिलोसफी भी ना यहाँ पर काफी बढ़िया से अप्लाई हो जाती है कि इफ एन एक्शन कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड, क्या हम किसी एक्शन को यूनिवर्सल अप्लाई कर सकते हैं? अगर वो सही है तभी हमें उस पर आगे बढ़ना चाहिए। ये गांधी जी की भी फिलॉसफी थी कि अगर कोई इंसान कोई काम करता है उसको ये देखना चाहिए कि वो खुद पर भी अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो जब हम एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग कर रहे थे, वो इंसान के ऊपर टेस्टिंग करने से पहले सोचना पड़ रहा है, तो वो चीजों को छोड़ देना चाहिए। ये इमैनुअल कांत की फिलॉसफी में, गांधी जी की फिलॉसफी में, हर जगह पर था। और अब ये जो न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजी है, यहाँ पे ना तो एनिमल को हार्म हो रहा है ना ह्यूमन को, तो गांधी एंड इमैनुअल कांत फिलॉसफी सब पे खरा उतरता है ये। नाउ राइट टू प्रोटेस्ट। अभी इस्तीफे की हम बात कर रहे थे, प्रोटेस्ट सक्सेसफुल भी रहा। अब हम बात करेंगे राइट टू प्रोटेस्ट कि इंडिया में प्रोटेस्ट करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, कितने हद तक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी मैंने दिया था और यहां पर भी अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले राइट टू प्रोटेस्ट की हम बात करें तो इंडिया में राइट टू प्रोटेस्ट जो है बाबू, वो कौन से आर्टिकल के अंदर कवर होगा? आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग कवर होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट कवर किया जाता है, जहां पर डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आप राइट टू प्रोटेस्ट करने के लिए आप बोलोगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस लाइन को याद रखो, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द फ्रेज राइट टू प्रोटेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली कोई राइट टू प्रोटेस्ट आपको नहीं दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग, आपको आर्टिकल 19(1)(a) जहां पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप इस आर्टिकल 91(a) के अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 91(b) जिसके अकॉर्डिंग आप पीसफुली एक जगह इकट्ठे होकर, बिना आर्म्स के, ऑब्वियसली बिना आर्म्स के, आप पीसफुली एक जगह इकट्ठे होकर अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ये भी राइट टू प्रोटेस्ट में कवर हो जाएगा। आर्टिकल 19(1)(c) जहां पर आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, है ना, कॉकरोच जनता पार्टी और फिर उसके बाद कोई और जनता पार्टी, तिलचट्टा समाज बन सकता है। जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो तिलचट्टा समाज भी बन सकता है कि हम तिलचट्टा समाज बना रहे हैं आर्टिकल 19(1)(c) के अकॉर्डिंग, और फिर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। तो डायरेक्टली राइट टू प्रोटेस्ट राइट आपके पास नहीं है, बट आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग इस तरह से प्रोटेस्ट करने का राइट भारत के नागरिक को मिल जाता है। बट यस, देयर आर सम स्टैच्यूटरी रेगुलेशंस भी कि राइट टू प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में या प्रोटेस्ट करने के ड्यूरेशन में देयर शुड नॉट बी एनी हार्म टू द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये भारत के हर नागरिक को याद रखना चाहिए कि संविधान आपको पीसफुली अपना जो पॉइंट है वो रखने का अधिकार देता है, सवाल पूछने का अधिकार देता है, पर भारत की एकता, अखंडता कहीं से भी खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। ये ख्याल तो हर भारत के हर नागरिक को, हम सबको रखना है। तो ये सारे कुछ उस पे रिस्ट्रिक्शंस है कि इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही आप प्रोटेस्ट पीसफुली कर सकते हैं। ठीक है, कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं इससे रिलेटेड, राइट। जैसे देखो, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं थोड़ा। यहां हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस केस, यहां पर बोला गया था
कि पब्लिक जो है वो पीसफुली असेंबल हो सकती है, वही राइट टू प्रोटेस्ट वाला जो पार्ट है, बट स्टेट के पास भी राइट है कि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सके, कि अगर कहीं पर पब्लिक असेंबल हो रही है प्रोटेस्ट करने के लिए, बट अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अराइज होगा तो स्टेट नेसेसरी एक्शन ले सकता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस केस, ये रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम का था। उन सब में राइट टू प्रोटेस्ट और पुलिस किस तरह से भीड़ को कंट्रोल कर सकती है उसके बारे में डिटेल्स मेंशन थे, कि दोनों के बीच में ना एक प्रॉपर बैलेंस बना रहना चाहिए। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को बना सकोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीफा वर्ल्ड कप, अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ, जहां पे स्पेन ने बहुत ही बढ़िया खेल का एग्जांपल देकर वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने नाम किया। ठीक है, चलिए, नो डाउट मेसी हम सबके, मतलब हम सब मेसी के दीवाने हैं, मेसी के फैन हैं, बट स्पेन की टीम ने, पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। यहाँ पे तो रोनाल्डो भाई साहब आ गए बीच में, है ना, बात हो रही थी अर्जेंटीना की, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द लेजेंड ग्रेटेस्ट प्लेयर, ये भी है। फीफा वर्ल्ड कप जिसका 23rd एडिशन अभी कंक्लूड हुआ, ये सारी चीजें प्रीलिम्स में काम आती हैं, राइट। ऑर्गेनाइज करवाने का काम फीफा नाम की बॉडी कर रही है, राइट। कहाँ कंक्लूड किया गया, कहाँ कंक्लूड हुआ, तो पहली बार 3 देशों ने मिलकर फीफा को ज्वाइंटली होस्ट किया है। अभी एपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे, बाकी भी एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, कि पहली बार 3 देशों ने मिलकर होस्ट किया है। इससे पहले 2 देशों ने मिलकर होस्ट किया था, सिंगल तो करते ही हैं, 3 देशों ने पहली बार होस्ट किया है। कौन कौन से देश? ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स जहां पर फाइनल हुआ, उसके साथ मैक्सिको एंड कनाडा, है ना। फाइनल कहां पर हुआ? यूएसए में, न्यू जर्सी में, मेट लाइफ स्टेडियम में, यहां पर फाइनल किया गया था, फाइनल मैच ऑर्गेनाइज किया गया था। कितने नेशंस ने इस बार पार्टिसिपेट किया? काफी लार्ज नंबर से 48 नेशंस ने इस बार पार्टिसिपेट करने का काम किया था फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। ठीक है, चैंपियन जो है वो डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन से चैंपियन थे। काफी लंबा मैच चला था बाय द वे इस बार, है ना, 2 घंटे से ज्यादा का लगभग मैच चल गया था। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम किसके बारे में बात करेंगे? एसओएफआई नाम का एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2026 रिपोर्ट। तो एसओएफआई रिपोर्ट की हम बात करेंगे, और ऊपर आप देख रहे हो वहां पे लोगो किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो देखो प्री सिक्योर और डीसीए का सेशन है, वहां पे हम ट्राई यही करते हैं कि सिर्फ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस नहीं, उसके अलावा बाकी जो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस हो, चाहे वो पीआईबी हो, डाउन टू अर्थ हो, है ना, उसके अलावा सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया में ही कुछ अच्छा आर्टिकल आ गया, या डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे कुछ अच्छा आर्टिकल आया, ऑल इंडिया रेडियो पे आया, सबको कवर किया जाए, तो उससे तुम्हारा करंट अफेयर्स कभी छूटेगा नहीं। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट की बात करेंगे, डब्ल्यूएचओ पब्लिश कर रहा है। चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर आप इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन करोगे। तो दिस इज अ फ्लैगशिप एनुअल असेसमेंट। अभी इससे पहले मैंने तुमको आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बताया था, जो साल में 2 बार किया जाता है पब्लिश। कब? अप्रैल और अक्टूबर है, बट इंटरिम रिपोर्ट जनवरी एंड जुलाई, है ना, यही था, देख लेना। तो ये फ्लैगशिप एनुअल असेसमेंट है, किसका? वर्ल्ड फ्लैगशिप एनुअल असेसमेंट हमारा हो गया, किसका? डब्ल्यूएचओ का एनुअल असेसमेंट, है ना। ग्लोबल हंगर, फूड इनसिक्योरिटी, इन सबको मेजर करने का काम करता है। कोर ऑब्जेक्टिव इसका है किस तरह से देश के, दुनिया के बाकी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, स्पेशली ये वाला गोल, कौन सा गोल? जीरो हंगर का जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के सेकंड वाले पार्ट में जो आता है, आपको सारे एसडीजी याद होने चाहिए, तो टाइम टू टाइम ना इनको रिवाइज करते रहिए। एसडीजी के सेकंड वाले में मेंशन है जीरो हंगर। 2030 तक दुनिया के बाकी देश जीरो हंगर के इस गोल को अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यही एसओएफआई सोफी रिपोर्ट में एक्चुअली स्टडी करने का काम किया जाता है। ये ज्वाइंट प्रोडक्शन है जिसमें एफएओ, आईएफएडी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएफई एंड डब्ल्यूएचओ ये सारे मिलकर रिपोर्ट पब्लिश करने का काम करते हैं। अच्छा, अब ये चीज याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूएचओ नहीं, डब्ल्यूएचओ के साथ साथ ये सारी बॉडीज भी आती हैं और तब सोफी रिपोर्ट पब्लिश करने का काम करती हैं। 2026 का ये जो आया है एनुअल रिपोर्ट है, तो साल में एक ही बार आएगा। इट फोकसेस ऑन द राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट। हाँ, ये सही बात है, आजकल लोग क्या है ना कि उल जलूल कुछ भी खाना खा लेते हैं। हम सबके साथ कभी कभी मजबूरी होती है कि हम फास्ट फूड के नाम पे अनहेल्दी फूड खा लेते हैं, तो दिस इज अ बिग चैलेंज। अब वो चीज भी यहाँ पर मेंशन किया गया कि कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट काफी आगे बढ़ रहा है, कि आपको खाना तो मिल जाता है, कई बार लोग पैसा खर्च करके भी अनहेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी डाइट का कॉस्ट और बढ़ रहा है। इस चीज को हाईलाइट किया गया, राइट, जिसके लिए कई ट्रेंड और वो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि फलाना मेरा जो दोस्त था वो खाने गया, इंस्टाग्राम पे फोटो मैंने देखा, तो मैं वो वाला खाना क्यों ना खाऊं, भले वो खाना जहर क्यों ना हो। ये सारी चीज भी एक रीजन होते हैं। ग्लोबल फाइंडिंग्स क्या? ग्लोबल हंगर के ऊपर देखा गया कि हंगर अफेक्टेड 7.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब लगभग 8% पॉपुलेशन दुनिया की अभी भी हंगर से अफेक्टेड है। इंडिया में भी अच्छे खासी पॉपुलेशन इससे परेशान है। फूड इनसिक्योरिटी अभी भी एक बड़ा चैलेंज है।
एसडीजी के हम टारगेट की बात करें, एसडीजी की 2 की तरफ हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, जीरो हंगर की तरफ, तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इम्प्रूव्ड स्लाइटली इन 2025, स्लाइटली थोड़ा बढ़ा है, बट फिर भी 2030 तक हम पूरी तरह से जीरो हंगर अचीव नहीं करने वाले हैं। ये चीज मेंशन किया गया। हेल्दी डाइट चैलेंज अभी मैंने बताया ही, राइट, कि लोग जो है ना, वर्ल्ड का 2/3 पॉपुलेशन, इसको हाईलाइट कर लो, इसको याद रखना है कि वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन अभी भी हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो दीज आर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द सोफी रिपोर्ट। सोफी रिपोर्ट के ये मेन पॉइंट्स हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हंगर अभी भी बड़ा चैलेंज है, हेल्दी डाइट अफोर्डेबिलिटी इंडिया में एक बड़ी चैलेंज है, राइट। Around 520 million people they could not afford healthy diet. कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट भी काफ़ी बढ़ रहा है। चाइल्ड न्यूट्रिशन भी इंडिया में अभी भी एक चैलेंज है कि चाइल्ड न्यूट्रिशन वैसे 32.9% डिक्लाइन तो हुआ, बट स्टिल 18.7% चाइल्ड दे आर माल न्यूट्रिशन, है ना, वो अभी भी पूरी तरह से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। उसके अलावा ओबेसिटी भी इंक्रीज हो रही है, एनीमिया जो कि गर्ल्स में काफ़ी ऑब्जर्व किया जाता है, बॉयज में भी, है ना, बॉयज से ज़्यादा गर्ल्स में ऑब्जर्व किया जाएगा एनीमिया, इन सब के भी केसेस काफ़ी राइज हो रहे हैं। तो भारत की सरकार को, साथ ही साथ जो हेल्थ मिनिस्ट्री है और अलग अलग राज्य सरकारों की हेल्थ मिनिस्ट्री, उनको इन पे ध्यान देने की जरूरत है। आप भी सोफी रिपोर्ट याद रखिएगा, मेंस में भी वैल्यू एडिशन के काम आएगा। तो ये आज के 10 टॉपिक थे। 10 टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब तुम डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके उनके एमसीक्यू को खुद प्रैक्टिस कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आंसर सही हुआ कि नहीं, क्योंकि आगे आंसर है ही। और फिर उसके बाद पूरी तरह से ये 2 अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए हो गए। एक है केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम न्यूज में रहते हैं, और दूसरा एक वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चन, है ना, वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चन बैब एल मंडाप स्ट्रेट के ऊपर। तो मैंने थोड़ा सा मैप भी वहां पे रेफरेंस के लिए मेंशन कर दिया है, आपके पास भी एटलस और गूगल पे सारे मैप मिल जाएंगे। ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में करना है, राइट। फिर हम लोग प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और अगले वेडनेसडे को फिर से हम लोग करंट अफेयर्स के 10 टॉपिक को लेकर एमसीक्यूज के हेल्प से उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद। और साथ ही साथ एक और बात गाइज, एक और बात इस सेशन को खत्म करने से पहले, अभी हम भारत में इस बार रेनफॉल काफ़ी एकदम एब्रप्ट मैनर में रहा। स्पेशली हम बात करें तो आसाम, नागालैंड में अभी क्लाउड बर्स्ट के वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, फ्लड के वजह से जान माल की काफ़ी क्षति हुई है। तो इस घड़ी में एक तो हम सबको दुआ करनी चाहिए ऊपर वाले से, भगवान अल्लाह वाहेगुरु जिसको हम याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिनको भी हानि पहुंची है भगवान उनको शक्ति दे उस हानि से उबरने का। और तुम्हारी तरफ से जो भी प्रयास हो, है ना, आप किसी को एक 10 रुपये डोनेट करके एक ब्रेड का पैकेट, मान लो 10 में नहीं आ रहा, 15 में 20 रुपये डोनेट करके एक ब्रेड का पैकेट पहुंचा दे किसी एनजीओ के थ्रू जो सही में सिंसियरली काम कर रहा है, या सीएम रिलीफ फंड जो है अगर आप वहां कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, या अगर आप खुद ही एबल हैं कि कोई भी बाढ़ पीड़ित जो है उस बाढ़ पीड़ित को थोड़ी भी मदद, अपने घर का एक पुराना कपड़ा ही, पुराना कपड़ा मतलब ऐसा जो पहनने लायक है, कोई बर्तन जिस बर्तन में खाना खाया जा सकता है, पकाया जा सकता है, तो जो भी मदद हो ना वो मदद करने का काम करो। इंसान होने के नाते हम इतनी इंसानियत तो जरूर दिखा सकते हैं। ये स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन की तरफ से मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है। ओके, टेक केयर, जय हिंद।